बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली बेटा ये जो टॉपिक है ये हमारे पास दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो कौन से दो वर्ड्स हैं? एक बेटा हमारे पास है मोमेंटम और दूसरा हमारे पास है एंगुलर। ये वर्ड एंगुलर के बारे में हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। एंगुलर का मतलब है बॉडी का घूमना, चाहे फिर वो रोटेशन में घूम रही हो चाहे फिर वो सर्कुलर मोशन में घूम रही हो, इसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। अब मोमेंटम का क्या मतलब है? हमने प्रीवियस चैप्टर जो था हमारे पास चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हम मोमेंटम को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके आए हैं। आइए हम पहले 2-3 मिनट के अंदर मोमेंटम का जायजा ले लेते हैं, फिर हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। मैंने वहां पे बताया था कि मोमेंटम कहते हैं खतरे को। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम हमारे पास होता है खतरा। किस चीज का खतरा? हमारे पास मूविंग बॉडीज का खतरा। कैसे मूविंग बॉडीज का? अभी मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। लेट्स सपोज बेटा कि अगर हमारे पास कोई बॉडी सामने से आ रही हो और कहा जाए कि लेट्स सपोज गुलाम मुर्तज़ा आप इस बॉडी को रोको, तो बॉडी को जैसे मैं रोकने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है बॉडी जैसे मेरे साथ स्ट्राइक करे तो मुझे डैमेज कर दे। तो मुझे जब मैं बॉडी को सामने से देख रहा होगा तो मुझे उससे खतरा महसूस हो रहा होगा कि हो सकता है बॉडी जैसे मेरे अंदर लगे मुझे डैमेज कर दे, मेरी हड्डी पसली टूट जाए, मतलब मुझे उससे खतरा जरूर होगा। अब यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी जल्दी जल्दी 2 एग्जाम्पल देके आपको ये बात क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी का मेरे पास मैस है जी 25 kg और एक बॉडी का मेरे पास मैस है जी 10 kg, और दोनों हमारे पास सामने सेम स्पीड से मूव करती हुई आ रही, और मुझे कहा जाए कि गुलाम साहब ने इन दोनों बॉडीज को सेम फोर्स से रोकना है, तो क्या मैं उन दोनों बॉडीज को रोक पाऊंगा? सेम फोर्स से नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा मैस वाली बॉडी है उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास मैस की क्वालिटी ज्यादा है और मुझे उससे खतरा भी ज्यादा होगा क्योंकि वो मुझे ज्यादा डैमेज कर सकती है बानिस्बत वो जो हमारे पास 10 kg वाली बॉडी। इसका मतलब है जो खतरा है, खतरा सिर्फ और सिर्फ मैस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि खतरा हमारे पास एक तो मैस पे डिपेंड करता है, और दूसरा अगर हम इसी एग्जांपल्स को थोड़ा सा चेंज करके देखें तो लेट्स सपोज वही दोनों बॉडीज हैं, एक मेरे पास 25 kg है, दूसरी को भी इस दफा मैं 25 kg बॉडी ले लेता हूँ, लेकिन इस दफा हमारे पास दोनों जो बॉडीज है, दोनों बॉडीज की जो स्पीड है वो चेंज है। जो पहली बॉडी थी वो हमारे पास लेट्स सपोज के वो हमारे पास 50 की स्पीड से चलती हुई आ रही है, और एक बॉडी जो हमारे 10 की स्पीड से चलती हुई आ रही है। अब आपसे मैं पूछता हूं क्या दोनों बॉडीज मुझे सेम फोर्स से हिट करेंगी या सेम फोर्स से या सेम अमाउंट से मुझे डैमेज करेंगी? आप कहेंगे नहीं सर, जो हमारे पास स्लो स्पीड से आ रही है जैसे वो आपको हिट करेगी वो आपको कम डैमेज करेगी, और जो हमारे पास हाई स्पीड से मूव करती हुई आ रही है वो आपको ज्यादा डैमेज करेगी। इसका मतलब है कि ये जो डैमेज है, ये जो खतरा है, ये हमारे पास सिर्फ से मैस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि हमारे पास वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो खतरा है ये मैस के साथ साथ वेलोसिटी पे डिपेंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि P = mv। तो ये हमारे पास जो खतरा है, ये मोमेंटम है, वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, मैस का और वेलोसिटी का। अब मैंने जो अभी आपको डिस्कस करके बताया, ये मैंने आपको लीनियर मोशन के बारे में बताया कि जब भी हमारी बॉडी लीनियर मोशन करती हुई आएगी और आपको सामने से रोकना पड़ जाए, और अगर आपको कहा जाए कि सामने खड़े होकर दोनों बॉडीज को रोको, तो आप दोनों बॉडीज से आप खतरा महसूस करेंगे। चाहे फिर हमारे पास दोनों बॉडीज में से एक बॉडी का मैस ज्यादा होगा तब भी आप उससे खतरा महसूस करोगे, या दोनों बॉडीज में से किसी एक बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी आप जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी आप उससे ज्यादा खतरा महसूस करेंगे। अब बड़े याद रखिएगा, जब भी आप दोनों बॉडीज को सामने से रोक रहे होते हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। जब हमारे जिस बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, इसका मतलब है कि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि ये जो खतरा है, ये जो मोमेंटम है, ये हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताता है कि अगर हमारे पास मूव करती हुई बॉडी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, जिसका मतलब है कि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। अब हम यहाँ पे ये जो मोमेंटम है इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है ये हमारे पास सिंपल क्वांटिटी ऑफ मोशन है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी ऑफ मोशन? लीनियर।
ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन है, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब बड़े याद रखिएगा, इससे पहले हमने सिंपल मोमेंटम पढ़ा था, वो सिंपल मोमेंटम लीनियर मोशन का था, इसलिए हमने उसके साथ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाया। लेकिन अब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे, तो एंगुलर मोमेंटम और वो सिंपल मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उस पहले मोमेंटम के साथ हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम, और ये जो अभी हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे इसके साथ हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम। बड़ा याद रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है कि जब चीजें हमारे पास घूम रही होंगी तो घूमती हुई बॉडी से हमें कितना खतरा महसूस होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मेरे पास सपोज दो फैन हो, एक हमारे पास मेटल का फैन हो और दूसरा मेरे पास प्लास्टिक का फैन हो, और मैं कहूं कि दोनों बॉडीज को आप रोके, मैं मतलब किसी बच्चे को कह देता हूं कि लेट्स वो दो फैन चल रहे और दोनों फैंस को आप रोको। अब जब मैं दोनों फैन को रोकने के लिए कहूंगा, तो वो जो बच्चा जब रोकेगा तो वो फील करेगा कि वो जो मेटल वाला फैन है उससे रोकने के लिए ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है कि वो उसकी उंगली ने काट दे, और जो हमारे पास प्लास्टिक का फैन है वो होगा तो उससे भी खतरा, लेकिन वो उतना ज्यादा खतरा नहीं होगा कि जितना हमारे पास मेटल की फैन से खतरा है। इसका मतलब कि जो मेटल का फैन है उसके पास मैस ज्यादा था, इस बॉडी उसके पास मैस ज्यादा है, तो इसलिए बच्चे को हमारे पास ज्यादा खतरा मेटल बॉडी से महसूस हो रहा है। और अगर हमारे पास मैं दोनों बॉडीज लेट्स सपोज प्लास्टिक की ले लूं, मीन के दोनों जो हमारे मेटल जो दोनों फैन है वो प्लास्टिक के ले लूं, और एक जो प्लास्टिक का फैन है वो हमारे पास जी लेट्स सपोज 50 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा हो, और जो दूसरा हमारे पास है वो हमारे पास बड़ी मुश्किल से 20 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा हो। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं बच्चे कहूं कि दोनों बॉडीज को दरमियान में हाथ रख के रोके, तो किस जो कौन सा जो फैन है वो हमारे बच्चे का जो हाथ है वो ज्यादा डैमेज करेगा, और जो कौन सा फैन है वो हमारे पास कम डैमेज करेगा। एक की स्पीड 50 है और एक की हमारे पास 20 है। आपका झट से आंसर होगा कि सर हमारे पास ये जो 50 की स्पीड वाला फैन है उससे बच्चे को ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, तो हो सकता है बच्चे का ज्यादा हाथ डैमेज कर दे। तो इसका मतलब है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो हमारे पास बच्चे को ज्यादा डैमेज करेगा घूमते हुए। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में भी हमारे पास ये जो एंगुलर घूमती चीजों का खतरा है वो भी हमारे पास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। सर ये तो आपकी बात ठीक है कि वहां लीनियर मोमेंटम में भी हमारे पास मैस ज्यादा, जिस बॉडी का मैस ज्यादा होता था उससे हमें ज्यादा खतरा महसूस होता था, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती थी उससे भी हमें ज्यादा खतरा महसूस होता था। सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? बड़े याद रखिएगा, ये दोनों हमारे पास ऑलमोस्ट ये दोनों सेम चीज है, लेकिन ये फर्क आता है वो हमारे पास आता है आर से। आर हमारे पास क्या है? बड़े याद रखिएगा कि आर हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कि जब बॉडी हमारे पास घूम रही है और घूमते हुए उसका हमारे पास घूमते हुए बॉडी का हमारे पास मैस से कितना डिस्टेंस है। अगर मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नाइफ है और उस नाइफ से मेरे को सब्जी काटनी, अगर हमारे पास छोटा नाइफ होगा तो जब उसको मैं घुमाऊंगा किसी भी तरबूज या किसी भी हमारे पास जो वाटरमेलन है उसको काटने के लिए, तो हमारे पास छोटी जो हमारे पास छुरी होगी, जो हमारा नाइफ होगा, उससे हमारे पास जो काटना होगा वो हमारे पास बहुत मुश्किल से मैं उस तरबूज को काट पाऊंगा, क्योंकि उसका जो हमारे पास रोटेशन से मीन के जो हमारे पास सेंटर से लेके एक्सिस रोटेशन से लेके उसके एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, और वो हमारे पास जो हमारे जिस चीज को मैं काट रहा हूं उससे कम खतरा महसूस होगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसी नाइफ लूं जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो, लेट्स सपोज इतनी लेंथ हो, और अगर उसको मैं उस किसी भी तरबूज के अंदर डिप करके जैसे उसको मैं काटूंगा तो वो इजीली कट जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास उस बॉडी का वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, जो मोमेंट आर में है वो बढ़ जाएगा। मीन के जैसे जैसे मैं आर बढ़ाता जाऊंगा बढ़ता जाएगा। खतरा बढ़ने का मतलब ये कि हमारे पास जैसे जैसे मैं आर बढ़ाता जाऊंगा तो वो इजीली कट जाएगा। इजीली कटने का मतलब है कि वो इजीली उसका खतरा बढ़ गया। तो मोमेंटम है ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। इस पर डिपेंड कर रहे हैं एम, वी और आर के ऊपर। अब हम चलते हैं इसकी बुक वाइज डेफिनेशन के ऊपर। बुक वाइज डेफिनेशन मेरे पास क्या है? वो मेरे पास सिंपल ये कि अ पार्टिकल पोजेस एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। कब होगा? इफ इट मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है या कोई पार्टिकल जो है
वो अपने रेफरेंस एक्सिस से अपने एंगुलर पोजीशन को चेंज हो रही हो या वो चेंज कर रही हो, तो उस वक्त उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या ये डेफिनेशन एक्यूरेट है? मैं कहता हूं ये डेफिनेशन ठीक तो है, लेकिन प्रॉपर कंसेप्ट नहीं दे रही। क्यों नहीं प्रॉपर कंसेप्ट दे रही? क्योंकि बॉडी जब भी हमारे पास अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रही होती है तो सिर्फ इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, बल्कि उसके पास तो एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन भी होती है। तो ये डेफिनेशन किस हद तक तो ठीक है बुक वाली, लेकिन प्रॉपर आपको कंसेप्ट नहीं देगी। तो इसकी और डेफिनेशन क्या बन सकती है? इसकी डेफिनेशन सिंपल ये भी बन सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। के एंगुलर मोशन की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कहलाएगी। और एक थर्ड डेफिनेशन बनती है, थर्ड डेफिनेशन में आपको अभी समझाता हूं, ये थोड़ा सा कंपैरिजन करके। बट अभी आपने कंपैरिजन करना है लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान। आपको पता है कि जो हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट जो है, लीनियर क्वांटिटीज में हम इसको डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं और हम डी से भी डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमारे पास सिंपल ही होती है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आना, मीन के डेल डी ओवर डेल टी, इसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास सिंपल होती है डेल थीटा ओवर डेल टी, ये हमारे होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वो हमारे होती है डेल वी ओवर डेल टी। और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो हमारे क्या होती है, वो होती है हमारे डेल ओमेगा ओवर डेल टी। ये हमारे पास थोड़ा सा कंपैरिजन था। इसके बाद हमारे से एक फोर्थ पॉइंट आता है कि जो फोर्स है हमारे पास लीनियर मोशन में, जो फोर्स है ये हमारे पास प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन ए, और हमारे पास एंगुलर मोशन में जो टॉर्क है ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है अल्फा, मीन के एंगुलर एक्सेलरेशन। मीन के जो हमारे पास रोल हमारे पास लीनियर मोशन में एफ प्ले करता है, वही रोल हमारे पास एंगुलर मोशन में टॉर्क प्ले करता है। ये भी हमारे से एक्सेलरेशन पैदा करता है, ये भी एक्सेलरेशन पैदा करता है, बस फर्क ये हमारे पास जो एफ है वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करेगा, और जो टॉर्क है ये हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन पैदा करेगा, ये हमारे पास पैदा करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर हमारे पास जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे होता है सिंपल एफ इज इक्वल टू एम ए, और जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब अगर इस फॉर्मूले को रीड करें तो फॉर्मूला ये बनता है कि टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मीन के यहां पे देखा जाए तो टॉर्क क्या बन रहा है, ये बन रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का घुमाव। मीन के फोर्स क्या है मेरे पास, लीनियर क्वांटिटी, और लीनियर क्वांटिटी को जब भी मैं मोमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, टॉर्क बनता है। तो यहां भी याद रखिएगा ये जो एफ है, ये एफ मेरे पास फोर्स है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, आर। आर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, और जो हमें क्या बताता है कि जब भी बॉडी घूम रही होती है तो उसके पास एक पोजीशन वेक्टर होता है। जब भी आप एक लीनियर मीन के इस टॉर्क के फार्मूले में अगर आपने टॉर्क का फार्मूला बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लीनियर क्वांटिटी एफ है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, मोमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास टॉर्क बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। और अगर एंगुलर मोमेंटम बनाया जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, जिस तरह हमारे पास जो टॉर्क था वो क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स, मीन के मोमेंट घुमाओ, किसी का घुमाओ, फोर्स का घुमाओ। तो फोर्स का घुमाओ, मैंने फोर्स का घुमाव लाने के लिए हमने क्या किया, हमने आर के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लाना चाहता हूं तो एंगुलर मोमेंटम सिंपल ये हो सकता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क है ये हमारे पास घुमाव है फोर्स का, मीन के मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मैंने फोर्स के साथ आर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो हमारे एंगुलर मोमेंटम है ये भी हमारे पास घुमाव है, मोमेंट है किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम P को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R से। तो ये क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम।
तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ये मोमेंट है किसका, ये मोमेंट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आर क्रॉस पी का। आर मेरे पास पोजीशन वेक्टर और पी मेरे पास पोजीशन वेक्टर सॉरी मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और हमारे पास पोजीशन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो बेटा इसका अगर फार्मूला यहाँ पे सेपरेट लिखूं तो ये बनेगा हमारे पास L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और इसका अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट क्या बनेगा, हमारे पास मोमेंटम का बेटा यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड और आर का यूनिट क्या होगा, ये भी होगा मीटर। तो अगर मैं इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेटा बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और याद रखिएगा बेटा कि ये जो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास जॉल के बराबर होता है, जॉल सेकंड की, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी डायमेंशन देखी जाए तो डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन सिंपल ये बनेगी कि बेस यूनिट से हम डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन हमारे पास के की डायमेंशन की किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास होगी कैपिटल एम, मीटर लेंथ का यूनिट है तो उसकी क्या होगी एल, एल का स्क्वायर, सेकंड की यूनिट क्या होगी टाइम, इसकी पावर क्या है -1। अगर देखा जाए तो बेटा इसकी क्वांटिटी कौन सी है, हम पीछे पढ़ क्या है कि हमारे पास जो मोमेंटम है ये हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी है, सॉरी ये जो मोमेंटम है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि एंगुलर हमारे पास मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी दो चीजें क्रॉस प्रोडक्ट हो रही होती हैं, यहाँ पे ये जब भी दो चीजें आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो रही होती हैं उनका जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो हमारे पास उस प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर आता है जिस प्लेन के अंदर वो क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ एल, एल की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के कंटेनिंग आर एंड पी। वो कहता है कि हमारे पास जिस प्लेन के अंदर आर और पी हमारे पास कंटेन कर रहे हैं तो एल की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है बेटा। और ये जो हमारा डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय राइट हैंड रूल। The direction can be found by right hand rule, right hand rule। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मैस, इसको फाइंड करते हैं। उसके लिए आपने कंसीडर करना है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मैस पॉइंट है, पॉइंट मैस है और वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने मेंशन की हुई है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ अ पॉइंट मैस एम, एक पार्टिकल जिसका मैस क्या है एम है और मूविंग विद द वेलोसिटी, और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं सर्कल के अंदर वो हमारे पास क्या है वी, इन द सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, और वो जिस सर्कल के अंदर मूव करेगा वो रेडियस मेरे पास आर है एंड मोमेंटम, और उसके बाद जो मोमेंटम है वो मेरे पास पी है रिलेटिव टू द ओरिजिन। मीन कि ये मेरे पास पार्टिकल पी पॉइंट एक पार्टिकल है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं और जिसका मैस एम था और वो जिस सर्कल के अंदर मूव कर रहा था वो रेडियस मेरे पास आर है और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो वेलोसिटी मेरे पास वी है। अब हमने काम क्या करना है, हमने जो पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है सिर्फ इस पॉइंट मैस का हमने मोमेंटम निकालना है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेंशन कर लेता हूँ मैथमेटिकली अगर मैथमेटिकली में देखें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का बड़ा फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर मैं आर क्रॉस पी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है आर पी साइन थीटा। और अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास आर और पी इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है 90। क्यों 90 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो अलोंग दी टेंजेंट है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम देखूं तो लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास अलोंग दी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी अलोंग दी टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमारे पास किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल अपवर्ड जा रहा है और हमारे पास ये जो आर है वो इनवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है 90 बनता है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो रेडियस और जो टेंजेंट है वो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ले ले, चाहे इस पॉइंट के ऊपर ले ले, चाहे इस पॉइंट के ऊपर ले ले या इस पॉइंट के ऊपर ले ले, तो हमारे पास ये जो टेंजेंट और जो रेडियस है इनके दरमियान एंगल जो है वो हमेशा 90 रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास ये जो P और R इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पुट करूं तो ये क्या बनता है, ये बनता है आर पी
साइन 90, और साइन 90 क्या होता है बेटा, साइन 90 होता है 1, तो ये बनेगा आर पी इंटू 1। और आपने बेटा याद रखना है कि हमारे पास ये जो P है ये लीनियर मोमेंटम है, और P का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, तो यहाँ पे क्या बनेगा R इंटू एम वी बन जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू आर एम वी, तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ आर एम वी। एक तो बड़ा ही एंगुलर मोमेंटम का ये वाला फार्मूला बन गया जो कि हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज, हमें पता है कि जब भी बॉडी हमारे पास सर्कल के अंदर घूम रही होती है तो उसके पास हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर मैं ये फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से बनाऊं तो हमें पता है कि हमारे पास जो v है वो बराबर होता है आर ओमेगा के। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा L इज इक्वल टू आर एम इंटू आर ओमेगा, बड़ा आर इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये बेटा हमारे पास एक और फार्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम का। अब हमें पता है यहाँ पर कि जो एम आर स्क्वायर है, ये एम आर स्क्वायर मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं यहाँ पे एम आर स्क्वायर की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा आई इंटू ओमेगा, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास आई है, ये जो एल है, ये हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है। किसका प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दो चीजों का हमारे पास प्रोडक्ट है, मीन कि आप ये डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की 3-4 डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। ये आपके पेपर के अंदर डिफरेंट व्यू से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आपके पास एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन में आ सकती है, तो आपने सारे कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपने डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है। ठीक है लॉन्ग, अभी हम क्या काम करेंगे, अभी हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे रिजिड बॉडी का। तो लास्ट टाइम जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो वहां पर भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था रिजिड बॉडी के लिए था। तो सबसे पहले हमने वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था एक पॉइंट मैस के लिए, उसके बाद हमने रिजिड बॉडी के लिए कंसिडर किया था। तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर जो रिजिड बॉडी की जो डायग्राम बनी वो इस तरह की बनी हुई, जिसके जरिए यहाँ पे लेट्स सपोज एक रिजिड बॉडी है और ये हमारे पास एक्सिस है, जिस एक्सिस की जो बॉडी है वो इस तरह घूम रही है, रोटेट कर रही है। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने आपको वही जो प्रीवियस हमारी जो डायग्राम थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली रिजिड बॉडी की, वही मैंने लिए, इससे समझाना आपको आसान होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी का मेरे पास ये सेंटर है, जिसके गिर्द हमारे पास जो सेंटर नहीं सॉरी ये एक्सिस रोटेशन है, जिसके गिर्द जो बॉडी है घूम रही है। याद रखिएगा कि जो रिजिड बॉडी होती है वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और अगर वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, पहले पार्टिकल का मास m1 है और उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन से वो r1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, इसका डिस्टेंस r2, तीसरा पार्टिकल मास m1 m3 और उसका डिस्टेंस r3, और जो लास्ट पार्टिकल है उसका मास mn और जो डिस्टेंस है वो क्या r है। और वो जो पार्टिकल जो बॉडी है वो हमारे पास अपने एक्सिस की दिशा घूम रही है, रोटेट कर रही है। अगर वो रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास उस पूरी बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। अब एंगुलर मोमेंटम पूरी बॉडी का, रिजिड बॉडी का फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हम क्या काम करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। हम 1 बाय 1 हर पार्टिकल का अलग हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। फिर अगर हम उन सारे पार्टिकल्स को सम अप कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा पूरी बॉडी का। तो उसके लिए बुक में हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो सिंपल ये मेंशन की हुई है कि कंसीडर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी। आपने एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी कंसीडर करनी है, रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, कि वो जो हमारे पास बॉडी है वो हमारे पास अपने फिक्स एक्सिस के क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, घूम रही है। और हमारे पास वो जो फिक्स एक्सिस है वो हमारे पास पास करे सेंटर ऑफ मास से। कहते हैं ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट अ सेम एक्सिस इन अ सर्कल।
तो याद रखना बेटा कि अगर हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है, अगर हमारे पास उसका जो एक्सिस है अगर वो हमारे पास सेंटर मैस से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके गिर्द जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारे पास उसी एक्सिस के गिर्द क्या करेंगे, घूमेंगे। और वो हमारे पास सारे पार्टिकल जो है जब वो हमारे पास उसी एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं तो वो घूमते हुए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे, ठीक है। और वो जिस वेलोसिटी से घूमेंगे वो हमारे पास होगी ओमेगा, क्योंकि हमारे पास वो जो पार्टिकल्स है वो हमारे पास सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। और याद रखना है आपने कि ये जो हमारे पास पार्टिकल जो है वो हमारे पास सारे के सारे सेम हमारे पास स्पीड से घूमेंगे। वो घूमेंगे क्योंकि हमारे पास वो जो पार्टिकल्स है वो रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स है, और जो रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे फिक्स होते हैं। और जब मैं एक पूरी रिजिड बॉडी को घुमाऊंगा तो उसके ऊपर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सेम स्पीड से घूम रहे होंगे। और हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन हमारे पास हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम वन बाय वन यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका निकालने का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू एम आर स्केयर इंटू ओमेगा। ये हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल का या एक पॉइंट मैस का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है। तो अगर हमारे पास सपोज ये पहला पार्टिकल है तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या होगा, वो होगा L1 इंटू M1 R1 का स्केयर इंटू ओमेगा 1। और अगर हमने दूसरे पार्टिकल का निकालना है तो दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा L2 इंटू M2 R2 का स्केयर इंटू ओमेगा 2। और अगर मैंने सपोज लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकल का निकालना है तो ये बनेगा Ln इंटू Mn Rn का स्केयर इंटू ओमेगा n। अब मैं वन बाय वन सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा। अगर मैंने पूरी बॉडी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, हम सारे पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कर लेंगे सम, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, और इसी तरह थर्ड पार्टिकल, फिर फोर्थ, और फिर हमारे पास लास्ट पार्टिकल Ln पार्टिकल, क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ Lnth पार्टिकल। अगर मैं सारों को सम करूंगा तो मेरे पास एक टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। और जो पहले पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है M1 R1 का स्केयर इंटू ओमेगा, और इसे मैं ओमेगा 1 कह देता हूं। और ये हमारे पास क्या होगा, M R स्केयर M2 R2 का स्केयर इंटू ओमेगा 2। और जो हमारे पास nth पार्टिकल होगा उसका हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, Mn Rn का स्केयर इंटू ओमेगा 2। अब बेटा आपने याद रखना है, और मैंने पीछे भी प्रीवियसली बताया है कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी होती है उसके ऊपर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ऑल पार्टिकल्स ऑन रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम एंगुलर स्पीड। अगर वो सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ओमेगा 1 है ये बराबर किसके, ओमेगा 2 के, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 के, और अप टू सो ऑन ये हमारे पास लास्ट जो हमारे पार्टिकल है ओमेगा n इसके बराबर है। और ओमेगा n अगर ये सारे हमारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी बराबर है तो इन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को मैं ओमेगा का नाम दूंगा, ठीक है बेटा। अब आपने अगले स्टेप में काम ये करना है कि ये हमारे पास अगर सारी वेलोसिटीज बराबर है तो ओमेगा 1 की जगह भी ओमेगा पुट कर देना है, ओमेगा 2 की जगह भी ओमेगा पुट कर देना, ओमेगा n की जगह भी ओमेगा पुट कर देना है। तो मेरे पास ये बनेगी, ये फार्मूला बनेगा M1 R1 का स्केयर इंटू ओमेगा प्लस M2 इंटू R2 का स्केयर इंटू ओमेगा, और प्लस, और ये हमारे पास कहां तक जाएगा, nth पार्टिकल तक, Mn Rn का स्केयर इंटू ओमेगा। अब इन सारों में से आपने बेटा करना क्या है, आपने यहाँ पे जो ओमेगा है वो ले लेना कॉमन। जब मैं ओमेगा कॉमन लूंगा तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, L इज इक्वल टू M1 R1 का स्केयर प्लस M2 R2 का स्केयर, और अप टू सोन ये हमारे पास बनेगा प्लस Mn Rn का स्केयर, और यहाँ पे ये आ जाएगा ओमेगा कॉमन। ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का, फिर तीसरे का, और फिर हमारे पास अप टू सोन लास्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक जैसी जो टर्म है वो अगर हमारे पास एड अप हो रही तो उनको एड अप करने का तरीका ये कि आप क्या करते हैं, आप वहां पे सिग्मा मेंशन करते हैं। सिग्मा शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं।
मीन एम आर स्क्वायर पहले पार्टिकल का, एम आर स्क्वायर दूसरे पार्टिकल का टर्म, और एम आर स्क्वायर लास्ट पार्टिकल का टर्म। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर। आपने सारे पार्टिकल का जो एम आर स्क्वायर है उसको आपने क्या किया, सम किए। और इसको जनरल टर्म के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे एम आई आर आई, और आई हमारे पास जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, एन तक। तो आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके एन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अब बड़े याद रखिएगा, ये सिग्मा डिनोट कर रहा है हमारे पास समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, मीन के जो ओवर से हमारे पास टर्म थी एम आर स्क्वायर, ये सारे पार्टिकल का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सम आ रहा है। और जब हमारे पास देखा जाए तो ये जो हमारे पास एम आर स्क्वायर है समीशन, ये हमारे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बन रहा है। समीशन एम आई आर आई का स्क्वायर, आई अप्रोचेस टू आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, एन तक। और ये टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको मैं आई से डिनोट कर लेता हूं। तो ये बनेगा, यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है ये बन जाएगी आई, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, और ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे एल किसके बराबर है, एल हमारे से बराबर है आई ओमेगा की। तो ये बेटा ओवरऑल आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम था पूरी रिजिड बॉडी का। अगर बेटा आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, और अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझा गया तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।